नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अपना उत्तराखंड में सबसे पहले खबर रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पार्षद प्रकाश धामी की हत्या में बरेली के एक पार्षद पर शक जताया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने बरेली में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें, 10 अक्टूबर को बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की रुद्रपुर में हत्या हुई थी और अब इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बरेली का एक पार्षद इस मामले में शक के घेरे में है। बरेली के एक पार्षद पर शक जताया जा रहा है कि वो प्रकाश धामी की हत्या के पीछे उसी का हाथ है। उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में इस वक्त डेरा डाला हुआ है। 10 अक्टूबर को ये वारदात हुई थी। 10 अक्टूबर को बीजेपी पार्षद प्रकाश धामी की हत्या हुई थी, रुद्रपुर में ये वारदात। और अब इस मामले की जब जांच पड़ताल हुई तो एक आशंका सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बरेली का एक पार्षद, उसका हाथ हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, इस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, पुलिस की 60 टीमें इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई हैं। 10 अक्टूबर को पार्षद की हत्या हुई थी और घर के बाहर इन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं और जो गाड़ी जिस कार के जरिए बदमाश आए थे वो उत्तर प्रदेश में जाती हुई दिख रही है और बरेली तक के क्लू मिले हैं। और बताया जा रहा है कि बरेली का एक पार्षद, उसका नाम इसमें आ रहा है। इस हत्याकांड में शामिल होने का शक है पुलिस को। हालांकि ये अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। इसके अलावा रुद्रपुर का ही एक पूर्व पार्षद जो इस समय पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है, पुलिस की पहुंच में वो नहीं आया है, वो भी इसमें एक तरीके से पुलिस उसको भी शक की निगाह से दिख रही है, वो भी पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस को सीसीटीवी के जरिए बहुत महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं और ये पता लगा है कि गाड़ी कहां से आई है, कहां गई है और गाड़ी का नंबर हालांकि ट्रेस नहीं हो सका। शैलेंद्र, अगर पुलिस की माने तो पुलिस ने लगभग इस हत्याकांड को सुलझाने की तरफ बड़ा कदम उठा दिया है, लेकिन जो मुख्य लोग हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं, वो दोनों ही इस वक्त पुलिस पकड़ से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर रामनगर में तेज रफ्तार का कहर नजर आया। एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। देखिए जरा टक्कर कितनी जबरदस्त थी। टक्कर के बाद दोनों युवक हवा में उछल जाते हैं। दोनों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी, बाइक की रफ्तार भी ज्यादा थी और इससे पहले कि कार ड्राइवर कार को रोक पाता, टक्कर हो जाती है। हालांकि वो कार को रोकता जरूर है, लेकिन तब तक टक्कर हो जाती है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोनों बाइक सवार उछलकर काफी दूर जा गिरते हैं। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। खबर ऋषिकेश से, जहां पर देहरादून रोड पर रामा पैलेस के निकट देर रात ट्रक सड़क किनारे बागड़ियों के डेरे में जा घुसा। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। बेकाबू ट्रक जो कि बागड़ियों के डेरे में घुस गया, जहां रात में सभी सो रहे थे और जब सो रहे थे तभी मौत ने दस्तक दी। 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ट्रक ड्राइवर उस वक्त मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उधर कोटद्वार के ढोंडिया रथुवाल ढाबा रोड पर देर रात एक इनोवा कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यात्री फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं मौके पर पहुंची दुगड्डा पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया। बेस हॉस्पिटल कोटद्वार ले जाया गया इन्हें। श्रीनगर गढ़वाल से 16 किलोमीटर दूर धारी देवी के निकट बद्रीनाथ हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा, जब तेज रफ्तार बस का टायर फट गया और वो नदी किनारे टापू में गिरते गिरते बची। बस हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई सवारी नहीं थी। हाईवे किनारे लगे पैराफिट को तोड़ते हुए बस का अगला हिस्सा खाई की ओर निकलकर पैराफिट में ही फंस गया और इस वजह से बस खाई में गिरने से बच गई। उधर कोटद्वार के चौबट्टा खाल के लटबो गांव में एक लड़की से छेड़खानी और जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि लड़की पीजी कॉलेज चौबट्टा खाल से
एडमिशन कराकर अपने घर लौट रही थी और इस दौरान एक अज्ञात युवक ने रास्ते में लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने लड़की के सिर पर पत्थर से हमला करते हुए उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। लड़की के सिर और कंधे पर चोट पहुंची है। परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। सीएम आज और कल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के दौरे पर रहेंगे और इन दोनों जिलों में आज सीएम बीजेपी के ऑफिस का उद्घाटन करने वाले हैं। जबकि कल की बात करें तो कल के कार्यक्रम के मुताबिक बागेश्वर में जिले की योजनाओं की समीक्षा मीटिंग लेंगे और उसके बाद शनिवार दोपहर 1:30 बजे सीएम देहरादून पहुंच जाएंगे। मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी मंत्री का बोर्ड से मोह छूटा नहीं है, अभी भी नहीं। गुरुवार को जब मंत्री पहली बार देहरादून पहुंचे तो सबसे पहले कर्मकार कल्याण बोर्ड पहुंचकर सचिव दमयंती रावत से मुलाकात की। दमयंती रावत और मंत्री के करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और इस दौरान जब मंत्री से लेकर सचिव दमयंती रावत तक बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि पहले वे सीएम से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। तो 70 करोड़ से ज्यादा के सामान खरीद के आरोप पर सचिव दमयंती रावत ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। जब मुख्यमंत्री से बात होगी तभी देखूंगा। फिर अभी मैं कुछ नहीं देना, बात तो करूंगा। देहरादून से खबर, यहां पर बिजली बिक्री घपले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपीसीएल के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। 12 अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं। 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के मिलीभगत से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को 60 करोड़ का चूना अब तक लग चुका था। ये अधिकारी निजी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचा रहे थे और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपीसीएल में अधिकारियों पर एक्शन पर सीएम ने कहा कि यह मसला व्यक्ति विशेष की कंपनी का है। ये कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। राज्य सरकार का पैसा 100% वसूला जाएगा और इस मामले में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही कुछ से जवाब तलब भी किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। देखिए, ये मसला एक ऐसी कंपनी से संबंधित है जो कि किसी व्यक्ति विशेष की है और ऊर्जा विभाग में ये एक तरह से कमीशन एजेंट टाइप का ये लोग काम करते हैं और इनका लंबे समय से इनको जो भुगतान स्टेट को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि 16-17 से इसकी शुरुआत हुई थी और जब ये चीज़ सामने आई तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया गया। उन जो पैसे उसको देने थे उनमें से उनसे वसूली प्रारंभ की गई। उनसे पोस्ट डेटेड चेक ये लिए गए हैं ताकि सरकार का जो पैसा उनके पास था वो पूरा 100% वो पैसा वसूला जा सके। उधर देहरादून में 1000 करोड़ की लागत से चल रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कोविड और बरसात की वजह से 15 से 20% ही पूरा हो सका है और ऐसे में जून 2022 तक देहरादून स्मार्ट सिटी होगी, इस पर संशय बना हुआ है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम जोर शोर से चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में अब तक 210 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें फिलहाल मल्टी यूटिलिटी डक्ट बिछाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग, पेयजल संवर्धन, जल निकासी के काम अभी चल रहे हैं। सड़क को ब्लॉक किए बिना खुदाई का काम चल रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल टैंक लगाए जा रहे हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सारे काम लगभग इस समय चल रहे हैं, चाहे रोड हो, परेड ग्राउंड हो। पलटन बाजार का काम अभी दिवाली का सीजन बीतने के बाद जो है प्रारंभ किया जाएगा। सीवर लाइन का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, लाइब्रेरी है, वो सारे के सारे काम चल रहे हैं और काम इस समय हम सुबह और शाम दोनों की शिफ्ट में, रात में भी हम काम करवा रहे हैं जिससे कि शहर में जल्दी से जल्दी काम हो सके। स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून में 4 सड़कें बननी हैं, जिसमें आराघर से बहल चौक, दिलाराम बाजार से घंटा घर,
घंटाघर से चक्राता रोड और प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड तक बनाई जाएगी। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में 4500 स्क्वायर मीटर के एरिया में ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसमें सभी सरकारी ऑफिस शिफ्ट होंगे। वहीं परेड ग्राउंड, पल्टन बाजार, दून लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें स्मार्ट पोल में सीसीटीवी, एनवायरमेंटल सेंसर, डिस्प्ले, वाईफाई लगेंगे। अब 15 सितंबर के बाद से हमने काम को फिर तेजी से किया है। अभी रात में भी काम हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जब 15 दिसंबर के बाद ठंड बहुत हो जाएगी तो फिर सेटल होने में सीमेंट वगैरह इशू होते हैं, तो फिर उस समय रात का काम बंद करके सिर्फ दिन का काम चलाया जाएगा। हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2022 तक का प्रोजेक्ट है। अभी तक लगभग 50% काम पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड के चलते 20% काम ही हो पाया है। ऐसे में जून 2022 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर बना पाना अधिकारियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखना होगा कि टफ टारगेट अधिकारी पूरा कर पाते हैं या नहीं देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बात राज्य आंदोलनकारियों की। पौड़ी में सरकार से पहचान पत्र पाने वाले 139 चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को दूसरे आंदोलनकारियों की तरह ही 3 साल बाद भी सम्मान निधि और पेंशन नहीं मिलने पर उनका आक्रोश दिखा। राज्य आंदोलनकारी पौड़ी कलेक्ट्रेट के पास क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएम का कहना है कि शासन के संज्ञान में मामला लाया जा चुका है। और हमारी मांग है कि 139 आदमी को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि यह विधिवत चयन समिति के द्वारा चयनित किए गए आदमी से कार्ड हमको मिले हुए हैं। उसमें देखिए लगभग 139 लोगों को परिचय पत्र बांटे हैं, तो बीच में शिकायतें हुई कि ये गलत बांटे हैं, तो उसमें जांच हुई है। तो जांच के बाद हम लोगों ने इसको शासन को एक रिपोर्ट भेजी है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए भी बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।